आंसर राइटिंग सब करके लेके आए? कोई है जो आंसर राइटिंग नहीं करके लाया? कोई है ऐसा जो नहीं करके लाया आंसर राइटिंग? हाँ क्यों? कहीं रह गया मतलब? कल बैग दुकानें बंद हो गई तो बेटा आंसर राइटिंग तो नहीं है उसमें। हाँ तो आज पढ़ेंगे कि ब्रिक्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ा जाना था, IRA में पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसमें जो है इतना डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रिक्स कुछ चीजें जान लेंगे इसके बारे में, क्योंकि बाकी पढ़ ही लिया पूरा डिटेल में IR में। तो ब्रिक्स क्या है? क्या बस चलो आप ये कह रहे हो कि आर्थिक संगठन है। तो अच्छा अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? B4 भारत, हाँ ब्राजील और रूस और साउथ अफ्रीका, ठीक। ये तो बेसिक है, ये तो पता ही है आप लोग कि ये जो है राष्ट्र शामिल है, ब्रिक्स के समूह राष्ट्र हैं, सदस्य हैं। अगर ब्रिक्स के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो कल भी बताया था, वो एशियाई देशों या एशिया में इन देशों जो कि सदस्य हैं किसके? ब्रिक्स के। इन देशों से मतलब ये देश, ठीक है। इन देशों के आर्थिक विकास जिसमें क्या है? अवसंरचना, अवसंरचना विकास भी इसमें आता है। को क्या करना है? बढ़ाना है। और बढ़ेगा कैसे? आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी। तो आर्थिक सहायता प्रदान, आर्थिक में वो वित्तीय, आर्थिक या वित्तीय लिखिए,
वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे क्या है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, जिससे क्या है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। बात कर लें क्यों बनाई गई, कि आखिर ये संगठन को क्यों बनाया गया। तो क्यों बनाया गया, इसमें स्पष्ट है कि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लोकतांत्रिकरण करने के लिए। क्यों बनाया गया, जिसमें क्या लिखेंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था का लोकतांत्रिकरण करने के लिए। इसको इतना कर दो। तो इन शॉर्ट ब्रिक्स के बारे में आप जानकर डिटेल में आपने आईआरए में पढ़ा है, और यहाँ क्योंकि इतनी नीड नहीं है, पर पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता करने वाली संस्था का नाम बताइए, किसी एक संस्था का नाम बता दीजिए, किसी एक संगठन का नाम बताइए, किसी एक समूह का नाम बताइए, तो आप उसमें ब्रिक्स को बता सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स को बता सकते हैं। ये आपको पता है कि कौन कौन से देश सदस्य हैं, इसमें शामिल है। ठीक, उद्देश्य क्या है कि एशिया में इन देशों मतलब जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं, इनका आर्थिक विकास और संरचनात्मक विकास किया जाना किसके द्वारा, या इनको आर्थिक या वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। क्यों बनाया गया है ये भी पता है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का लोकतांत्रिकरण करने के लिए बनाया गया। ठीक है, इतना हो गया। साफ कर दें इसको।
क्योंकि इन संगठनों के बारे में आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा, वो करंट अफेयर में ही पढ़ने को मिलेगा, आईआर में भी, इकोनॉमिक में तो आप पढ़ ही रहे हो। तो जितनी नीड है उतनी ही पढ़ लेंगे इसको। मेन चीज आती है, हम देखेंगे कैश क्रेडिट अकाउंट, नकद ऋण खाता क्या होता है, नकद साख खाता क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऋण खाता, कैश क्रेडिट अकाउंट, इसको आप नकद साख खाता भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेते कि किस प्रकार का खाता है, तो आप क्या बताओगे कि ये ऋण खाता है। ठीक है, तो किस प्रकार का है, किस प्रकार का खाता, तो आप क्या बताओगे इसमें, ये क्या है, एक ऋण खाता है। ऋण खाता मतलब ये नहीं मतलब कि खाना खा रहा है। ठीक है, अकाउंट, क्योंकि हम अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब इस अकाउंट के माध्यम से या इस अकाउंट का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, यूज किस प्रकार किया जाता है, किन के लिए किया जाता है। तो अगर इसके प्रयोग की बात करेंगे, ठीक है, यूज की बात करेंगे, तो उत्पादन संस्थाओं में इनका इस खाते की हेल्प ली जाती है। तो उत्पादन संस्थाओं को क्या, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ठीक है, और उसकी कार्यशील क्षमता या पूंजी को बढ़ाने के लिए, हासिल करने के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। तो प्रयोग में आप ये लिख सकते हैं कि कैश क्रेडिट अकाउंट या नकद ऋण खाता के माध्यम से उत्पादन संस्थाओं को कच्चा माल, उत्पादन संस्थाओं को कच्चा माल, तो ये है कि उत्पादन संस्थाओं को कच्चा माल या अन्य प्रकार की कार्यशील पूंजी को हासिल करने के लिए या अन्य प्रकार की कार्यशील पूंजी को हासिल करने के लिए अल्पकाल के लिए इस खाते के माध्यम से ऋण दिया जाता है। अल्पकाल के लिए इस खाते मतलब, हाँ, नकद ऋण खाता के माध्यम से ऋण दिया जाता है।
इस ऋण का उपयोग जो है, उपयोग अगर बात कर लें तो वो चक्रीय शैली में किया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ऋण किसी को मिल जाएगा तो प्रभाव अगर पूछ ले तो क्या प्रभाव पड़ेगा, निवेश बढ़ेगा, एक तो ये हो गया। चलो ठीक है, निवेश बढ़ेगा, उस उत्पादन संस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। उत्पादन की गति धीमी होगी या तेज होगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। यही चीज है कि उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, एक ही बात है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है, उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। क्या फिर उस उत्पादन संस्था का निर्यात बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो निर्यात क्या होगा, निर्यात ही बढ़ेगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है और बताइए सोच के। हो सकता है कि वो उत्पादन संस्था अपने प्लांट्स को, अपने पैमाने को और बढ़ा दे, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की हो सकता है कि नीड बढ़े, और नीड बढ़ेगी तो कुछ लोगों को रोजगार ही मिलेगा, तो इससे क्या होगा, रोजगार ही मिल सकता है। ठीक है, रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, और जब संस्था, उत्पादन संस्था की आय बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। सरकार को जो है टैक्स की बढ़ोतरी होगी, सरकार को टैक्स, ये सरकार की टैक्स में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, सिनॉप्सिस का ध्यान अगर लिखा देंगे उसकी टेंशन नहीं लेना, पहले समझ लो सिनॉप्सिस में ठीक से बनाना, यानी कि कहीं से कहीं तीर चला दिए। इसमें ये नहीं करना कि पहले होता था ऐसे कि आप लोग एकेडमिक लेवल पे रहे या बीए बीएससी आपने किया, ग्रेजुएशन किया, तो उसमें जो है कुछ लोग बोल भी देते थे टीचर कैसे लिखो कि खुद पढ़ो या खुदा पढ़े, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है, और कोई बताइए क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी या मंदी आएगी, तेजी आएगी। हाँ वो भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, सरकार को टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो कुल मिला के क्या है, अर्थव्यवस्था में चौतरफा, हाँ यहां लिख रहा हूं,
अर्थव्यवस्था में चौतरफा क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। पैसा ही पैसा है, ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है या तेजी आ रही है। तो एक बार समझ लेते हैं, फिर से तेजी से समझ लेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि नकद ऋण खाता, कैश क्रेडिट अकाउंट किस प्रकार का खाता है, क्या है, तो आप बताओ कि ये ऋण खाता है। क्या है? ऋण खाता है। इसके द्वारा हम ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पूछेगा कि फिर इसका क्या प्रयोग है, तो आप बताएंगे उत्पादन संस्थाओं में कच्चा माल या अन्य प्रकार की कार्यशील पूंजी को हासिल करने के लिए या अल्पकाल के लिए उत्पादन संस्थाओं को ये नगद ऋण खाते के माध्यम से ऋण दिया जाता है, या इस खाते के माध्यम से ऋण दिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ रहे अच्छा उपयोग किस तरह से होता है इसका, तो चक्रीय शैली में इसका उपयोग किया जाता है, रोटेशन के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर पूछेगा आपसे कि प्रभाव क्या है इसके, ऐसे प्रभाव क्या पड़ेंगे। इस ऋण को अगर आपको मिल गया तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन संस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं कि हो सकता है कि भाई ऋण मिला तो निवेश ही बढ़ेगा। निवेश कैसे बढ़ेगा, मैं उत्पादन संस्था को ऋण मिल गया तो पैसा लगाएगी नहीं लगाएगी, तो निवेश बढ़ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी निवेश, जब निवेश बढ़ रहा है तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाए, उत्पादन क्षमता में तेजी आ जाए, बढ़ोतरी आए, और जब बढ़ोतरी तेजी आएगी तो वो अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के बावजूद हो सकता है कि नीड भी पूरी कर दे और निर्यात भी कर दे, एक्सपोर्ट भी कर दे, निर्यात भी बढ़ेगा। और हो सकता है कि इस नीड को पूरा करने के लिए उसको एम्प्लॉय की जरूरत हो, टीम की जरूरत हो, तो एम्प्लॉय भी ढूंढेगा, तो एम्प्लॉय ढूंढेगा, कर्मचारी ढूंढेगा, तो उससे क्या होगा, उनको व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो रोजगार भी बढ़ रहा है, और जब उत्पादन संस्था की इनकम हो रही है, आय बढ़ रही है, तो सरकार के पास भी टैक्स जाएगा, तो सरकार की कर में या टैक्स में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। कुल मिला के क्या है कि अर्थव्यवस्था में चौतरफा तेजी आएगी या बढ़ोतरी होगी। तो इसको समझ लिए, क्लियर है ना ये, ठीक, लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिए, यह एक ऋण खाता है, यह एक ऋण खाता है, जिसके माध्यम से उत्पादन संस्थाओं को, जिसके माध्यम से उत्पादन संस्थाओं को कच्चा माल एवं अन्य प्रकार की कार्यशील पूंजी को, हासिल करने के लिए अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। इस ऋण का उपयोग चक्रीय शैली में किया जाता है,
चक्रीय शैली में किया जाता है। ठीक है, अब पैरा चेंज करके लिख लेंगे दूसरा बिंदु, इसमें दिखा देंगे प्रभाव। ठीक है, अभी तक आपने दिखा दिया कि किस प्रकार का खाता है, प्रयोग और उपयोग दिखा दिया, यही लिखा कि नहीं? अब दिखा देंगे उसमें प्रभाव के बारे में। तो लिख लीजिए, इस सुविधा की आपूर्ति बढ़ाने से, इस सुविधा की आपूर्ति बढ़ाने से, सुविधा मतलब कौन सी सुविधा की बात हो रही है? कैश, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट। इस सुविधा की आपूर्ति बढ़ाने से निवेश का स्तर बढ़ता है, निवेश का स्तर बढ़ता है, उत्पादन की गति तेज होती है, उत्पादन की गति तेज होती है, निर्यात भी कुछ हद तक बढ़ता है, निर्यात भी कुछ हद तक बढ़ता है, सरकार की कर प्राप्ति बढ़ती है, सरकार की कर प्राप्ति बढ़ती है, और रोजगार की संख्या भी बढ़ती है, और रोजगार की संख्या भी बढ़ती है। अच्छा, ये जरूरी है कि अगर एक युवा है, एक शिक्षित युवा है, तो उसको सिर्फ सरकारी नौकरी से वो संतुष्ट हो जाएगा? भाई उसको तो चाहिए कि रोजगार मिल जाए, और रोजगार मतलब ठीक ठाक रोजगार मिल जाए, ये नहीं कि पकौड़े तलने का, ये सब बेफिजूल की बातें हैं। वो ये नहीं चाहता कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, उसके ही समक्ष जितना वेतन सरकारी नौकरी में दिया जा रहा है उतना आया, उसे थोड़ा 19-20 जो है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी दे दें तो कोई टेंशन नहीं है उसे। भाई अगर 30,000 सरकारी नौकर एक सामान्य स्तर की बात करें, अगर उसको मिल रहे हैं तो 30,000 अगर एक प्राइवेट व्यक्ति को मिलेंगे, प्राइवेट कर्मचारी को मिलेंगे, तो कोई टेंशन होगी उसको? नहीं होगी। भाई पेंशन अभी भी नहीं है गवर्नमेंट में, तो पेंशन उसको भी नहीं मिलेगी। जितना काम कर रहा है उतना दाम मिल रहा है। तो मुद्दा यही है कि मतलब रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। ये नहीं कि आप सरकारी दो, रोजगार तो दो कम से कम, चाहे प्राइवेट सेक्टर में दीजिए। अब 30,000 रुपये महीना के आएंगे किसी के घर में, भले वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, पर ये तो है कि सामाजिक साख थोड़ा कम रहती है कि भाई सरकारी नौकर है, प्राइवेट है। पैसे चाहे हो सकता है कि प्राइवेट वाला जो है सरकारी से ज्यादा कमा रहा हो, मगर एक मेंटेलिटी बनी है कि नहीं ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। तब कोई फायदा नहीं है। सरकारी का इसलिए फायदा था कि उसको पेंशन मिल रही थी, कि बुढ़ापे में उसको काम आ रहा था सारा, पूरी जिंदगी कमाया और बुढ़ापे में पेंशन मिल रही है तो ठीक है। अगर बच्चों ने निकाल भी दिया तब भी वो अपने लाइफ काट रहे हैं। मगर अब ऐसा नहीं है। अब तो ना सरकारी की तो पेंशन है ही नहीं, तो कोई फायदा है? कुछ नहीं। बराबर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार मिल जाए, मेन चीज ये है। तो कहां तक लिखे? और रोजगार की संख्या भी बढ़ती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में चौतरफा तेजी आती है। मतलब चारों तरफ तेजी आती है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? कारण की छोड़ो, ठीक है, कारण पे डिस्कस करना एक अलग मुद्दा हो जाएगा, हो सकता है कि वो राजनीतिक मुद्दा भी आ जाए। हमें पूछे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। अगर आप बेरोजगारी को अपराध से जोड़ें तो जुड़ सकता है कि नहीं?
जुड़ सकता है। जहां बेरोजगारी होगी वहां अपराध का दर कम होगा या सामान्यतः बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि बैंक फ्रॉड भी हो जाए, घोटाले भी हो जाए। अब वहां रोजगार बेरोजगारी का मामला नहीं है। अभी जो एक बैंक घोटाला आया है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। शिपयार्ड का नाम आपने सुना होगा, तो बैंक घोटाला जो हुआ है इसमें डिस्कस करेंगे। कल की क्लास इसी पे रहेगी पूरी, किस तरह से बैंक घोटाले होते हैं, जैसे आपने लाइबोर सुना था। ठीक है, इस तरह से इस बैंक घोटाले के बारे में भी बात कर लेंगे। छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हाँ, लगभग 22,500 करोड़ का घोटाला है। अब इतने घोटाले होते रहेंगे तो अर्थव्यवस्था बूढ़ी हो जाएगी कि नहीं? हाँ, मर जाएगी, दम घुट जाएगा उसका। ठीक है, अब धीरे धीरे आप जो फ्यूल निकाल रहे हो, उसका ब्लड निकाल रहे हो, खींच ले रहे हो, खून चूस रहे हो, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था जिंदी रहेगी? नहीं, मर जाएगी। खैर वो मुद्दा अलग है, उस पर कल बात करेंगे। ठीक है, खुल के बात करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि नगद ऋण खाता, तो इसको पूरा समझ लिया। नगद ऋण खाता किस प्रकार का खाता है, प्रयोग, उपयोग और प्रभाव क्या है। आप देख लेंगे कि हम लोन जो लेंगे, ऋण जो लेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये पता होना चाहिए ना। मेन चीज तो यही है कि पहले समझ लिया ये खाता है, इससे हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है, वो पूरा जान लिया। अब अगला स्टेप क्या उठाएंगे कि चलो लोन लेते हैं, तो ऋण की प्रक्रिया को देखेंगे। ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया, अप्रूवल की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, ये बन गया था, साफ कर दें इसको। तब बात कर लेंगे ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया। तो प्रोसीजर ऑफ लोन अप्रूवल समझ लेंगे। लोन अप्रूवल का प्रोसीजर किस तरह से होता है, इसको क्लियर कर लेंगे। तो एक सामान्यतः क्या है कि अगर एक उत्पादन संस्था लोन लेगी तो उसके लिए क्या करेगी, आवेदन करेगी ना, करेगी कि नहीं, एप्लीकेशन देगी। नहीं, तो पहला स्टेप क्या रहेगा, वो उत्पादन संस्था सिनॉप्सिस बनाना ठीक से। ठीक है, जो कि क्या है, आवेदक है। ठीक है, तो ये आवेदन करेगी, जैसे मतलब लिखेगी महोदय 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, जैसा आप लिखते हो छुट्टी की एप्लीकेशन, ऐसी इस तरह से लिखी जाएगी कि लोन चाहिए महोदय। ठीक है, 2 दिन क्लास ऑफ रही, उसके बाद भी आज एप्लीकेशन डाल दी बच्चों ने, ये छुट्टी चाहिए 2 दिन की। हाँ हाँ, आदत खराब हो गई ना, छुट्टी छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी मिल ले जा रही है। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, तो और छुट्टी चाहते हैं।
तो क्या है, पहला स्टेप क्या है कि उत्पादन संस्था क्या कर, जो कि एक आवेदक है, आवेदन करेगी और आवेदन की वही प्रक्रिया कि महोदय इतने इतने जो है, और इसके साथ साथ क्या करेगी, निवेश प्रस्ताव पत्र दिखाएगी, प्लस निवेश प्रस्ताव पत्र, क्या हमारे यहाँ इतने धनराशि की आवश्यकता है, इतने निवेश की आवश्यकता है, ये भी स्पष्ट उसमें खुलासा करना होगा। तो क्या होगा, आवेदक ने क्या किया, आवेदन किया, इसे यहां लिख ही दिया हमने, ठीक है। ठीक, क्या है पहला स्टेप, स्टेप 1, ठीक है, पहला स्टेप ही। आप लोग छोटा छोटा लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि प्रोसीजर इसका थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हम यहां तक लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां तक लिखने से? बता देना बेटा, दिक्कत हो ना हो, आप लोग क्या फर्क पड़ेगा, कि हम तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या है, वो उत्पादन संस्था देखिए आवेदक के रूप में कार्य करेगी, वो क्या करेगी, आवेदन करेगी, किसके साथ, प्लस निवेश प्रस्ताव पत्र के, कि हमारे यहाँ इतने का या इतने धनराशि की आवश्यकता है, ठीक है। अब जैसे आवेदन किया वो उत्पादन संस्था ने, तो इसकी विश्वसनीयता का परीक्षण होगा कि नहीं, साख का परीक्षण होगा कि नहीं। तो जो ऋण देने वाली संस्था है वो उत्पादन संस्था का विश्वसनीयता परीक्षण या साख परीक्षण करेगी, ठीक है। तो वो प्रोसीजर इसी में समझ लेंगे, ठीक है। इसी में क्या है, विश्वसनीयता परीक्षण या साख परीक्षण, ठीक है। अब जैसे इसको साधारणतः ऐसे समझ लेंगे कि भाई अगर आप किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे तो आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कराते हैं, कि जैसे अगर आप सरकारी कर्मचारी भी हो तब भी आप अगर लोन लेते हैं तो उसमें भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप अपने पिछले 3 महीना 6 महीने की सैलरी स्लिप दिखाइए और अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आइए, फॉर्म 16 लेके आइए। तो उसमें भी क्या है, ये चेक करता है बैंक कि हाँ आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, रेटिंग कैसी है आपकी। कहीं ऐसा तो नहीं है सैलरी आई और गायब, आई गायब उससे मतलब नहीं है। मेन चीज ये है कि हो सकता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जा ही ना रहे हो, मतलब सैलरी आपको मिल ही नहीं रही हो भले डिपार्टमेंट में, आप जाते ही नहीं नौकरी करने के लिए, तो सैलरी थोड़ी ना मिलेगी ऐसे। तो वही चेक होता है कि आपकी जो है साख कैसी है, विश्वसनीयता कैसी, इसके लिए एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और उसी के आधार पर साख अंक या ग्रेड मिलता है कि इस उत्पादन संस्था का साख ग्रेड इतना है।
अब साख अंक या ग्रेड को आवंटन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। साख अंक या ग्रेड के आवंटन की प्रक्रिया क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। जैसे आप देखते हो कि रेटिंग आपका साख दिखाती है, रेपुटेशन दिखाती है। जैसे आप यूट्यूब पर हो, यूट्यूबर हो या कोई भी हो, उस पर स्टार बने होते कि नहीं, 1 2 3 4 5, उस पर लिखा था रेटिंग, ठीक है। तो रेटिंग यही चीज होती है कि आपका किस लेवल की साख है। अगर 5 स्टार है तो मतलब अच्छी रेटिंग है, फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से बैंक में भी होता है कि बैंक जो कि ऋणदाता कंपनी है, संस्था है, वो अगर किसी उत्पादन संस्था को ऋण दे रही है तो सबसे पहले उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण करेगी या उसकी साख का परीक्षण करेगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर साख अंक या ग्रेड आवंटन करेगी कि इसकी इतनी ग्रेड है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, या इसी में आगे समझ लेंगे, इसको और समझ लेंगे डिटेल में तो ठीक रहेगा। इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, चाहे क्रेडिट क्रेडिटिविटी एग्जामिनेशन, विश्वसनीयता परीक्षण या साख परीक्षण को अंग्रेजी में क्रेडिटिविटी एग्जामिनेशन, और इसके द्वारा जो अंक दिए जाते हैं, इस परीक्षण के दौरान जो अंक दिए जाते हैं, ग्रेड दी जाती है, उसको क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो ऋणदाता संस्था है वो एक ही स्तर पर, एक ही पैमाने पर परीक्षण नहीं करेगी। एग्जामिनेशन के अलग अलग जो है क्राइटेरिया होते हैं, ठीक। जैसे एक तो ये है कि वो सामाजिक साख भी देखेगी, ठीक है, सोशल रेटिंग को भी देखेगी, और दूसरा वो कारोबारी साख, ये कमर्शियल रेटिंग को भी देखिए। भाई आपकी उत्पादन क्षमता है, मान लीजिए इतनी प्रसिद्ध है कि सब लोग जानते हैं, तो उसमें क्या है कि हाँ पता चल जाए कि हाँ इनका कारोबारी साख अच्छी है, और ये भी पता चल जाए कि हाँ लोग जो है उस संस्था ऐसा नहीं कि किसी जो है छोटे मोटे एक टीम सेट में चलाई जा रही हो उत्पादन संस्था। आप देख लो कि हाँ अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी प्रॉपर्टी है, और यही आपकी सोशल साख में आ जाएगी, सोशल रेटिंग में आ जाएगी, सामाजिक साख में आ जाएगी। जैसे अलग अलग इसके पैमाने हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। इसको साधारण शब्दों में इस तरह समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक अगर सामाजिक साख की अगर बात करें तो सामाजिक साख में कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति की सामाजिक साख जो है अच्छी है, बताइए। सामाजिक साख, ये सामाजिक रेपुटेशन अच्छी है, सोशल रेपुटेशन अच्छी है, तो कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति के, हाँ बताइए भाई। मान लीजिए वो फटे पुराने कपड़े पहना है और झोपड़ी में रह रहा है, तो आप बता देंगे उसको कि सामाजिक साख अच्छी है इसकी। भाई कबीर के दोहे सुनाता है, बड़े बड़े भजन, रात दिन आरती, तो बैंक देगी इसको लोन। क्या तो भजन ही गाओ तुम बेटा, ठीक है, साधु बन जाओगे, साधुओं के बहुत मजे आ रहे हैं।
समझे? तो ऐसा तो नहीं है, बैंक ये सब चीज नहीं मानती। वो तो देखिए कि हाँ आपकी घर की स्थिति कैसी है, आवास की स्थिति कैसी है, बढ़िया है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक तो आवास की स्थिति, भाई अच्छा बंगला बना हुआ है, बढ़िया एकदम घर। तो कहते ना कि ऊंचे, भाई आपने देखा होगा समाज में क्या होता है कि जिसका घर अच्छा है बढ़िया है तो लोग क्या कहने लगते हैं, अरे बड़े बड़े आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। होता है कि नहीं ऐसे? तो यही क्या है, सोशल रेपुटेशन है। अच्छा घर है, अब कोई ये नहीं कि झोपड़ी में रह रहे, ये कहते हैं हाँ ठीक है विचार अच्छे हैं, भला आदमी था, निपट लिया। और पीछे उसकी क्या कहेंगे, है ये ऐसी जब करता नहीं था तो हो गया ऐसे। क्राइम रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, बैंक कोई आपको एम्प्लॉय के तौर पर थोड़ी ना भर्ती करे, आपको लोन दे रही है, आप कितने मर्डर किए हो उसका मतलब ही नहीं है उसे। हाँ जेल में हो तो कैसे मिल जाएगी लोन आपको, कैसे चुकाओगे ये भी तो देखती ना। आप बाहर हो कोई दिक्कत नहीं, आरोप आप पे लगे वो एक मामला अलग है, ठीक है, वो मामला अलग है। चोर हो आप, चुरा चुरा के एक बढ़िया जो है संस्था को तैयार कर लिए, फैक्ट्री लगा लिए, उससे मतलब ही नहीं है बैंक को। बैंक को तो मतलब ये है, बैंक या किसी ऋणदाता संस्था को मतलब ये है कि आप कैसे उसका ऋण चुकाओगे, उस पैमाने पर चेक करती है, ठीक है। तो ये क्या है, आवास की स्थिति। और बताइए और क्या हो सकता है? हो सकता है ये भी देख ले कि पड़ोसियों से के साथ संबंध कैसे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं जब आप लोन की प्रक्रिया को चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो बैंक वाले आते हैं और आगे पड़ोस से पूछ के चले जाते हैं कि पैसा अगर किसी का ले लेता है तो चुकाता है कि नहीं। पड़ोसी कहेंगे बिल्कुल नहीं, दिए थे पिछली होली को अभी तक नहीं चुकाए, नहीं उधार मांगे थे कि मम्मी बीमार है और अभी तक नहीं दिए, बहुत नालायक टाइप का है, इसको मत देना पैसे। आप भी देना चाह रहे हैं क्या पैसे, तो कहेगा नहीं नहीं अब तक सोच रहे थे अब नहीं देने हैं, ठीक है। तो पड़ोसियों से संबंध, इसलिए कहते हैं कि पड़ोसियों से भी ठीक ठाक संबंध रखा करो, जी अच्छे संबंध बनाया करो। तो पड़ोसियों के साथ संबंध, पड़ोसियों से संबंध। और बताओ मित्रों से संबंध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है कि यार ये जो है यहाँ लोन लेने के लिए आया था और आप भी उसके साथ एक दो बार गए, तो पूछ लेगा कि यार आप कल मिलना, आपके दोस्त से बोला कि कल मिलना, आप कल आना चाय पी जाना। तो आपने सोचा कि कुछ स्पेशल बात होगी, मैनेजर साहब या जो है कुछ गिफ्ट वगैरह तो नहीं करेंगे कि मेरे रेफरेंस से आया है। तो आप आपसे पूछे कि यार आपका दोस्त चिंटू कैसा है, पैसे वैसे चुका देगा कि नहीं। तो आपका बस दुखती नस पे हाथ रख दिया उसने कि तुमने बस याद ना दिलाओ, इस आराम को ने इतना पैसा लिया, देता नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो ले आया था इधर कि मैंने चल बैंक का चुका, जेल चला जाएगा, जी मैं तो अपना बदला लेने के लिए लाया था। तो आप समझ लो, ठीक है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप लोन दो या न दो, पर आप समझना भुगतान नहीं होगा इसका। तो ऐसे में बैंक कहेगी कि ठीक है आपने जो है हमें सलाह दे दी, एक चाय पिलाएंगे और कहेंगे अच्छा ठीक बहुत अच्छा। फिर चिंटू चक्कर काटेगा, प्लीज लोन, हाँ लोन दे देंगे, अभी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम मिल जाएगा। मना कर देगी, ऐसे बैंक लोन देगी नहीं। तो ऐसी कंपनियों का भी, उत्पादन संस्थाओं का भी यही मामला होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मित्रों से संबंध भी ये भी चेक कर लें। हाँ मित्रों से संबंध, वो मित्रों उनको तो नहीं समझ रहे हो, मित्रों, हाँ भाई वो होता है, उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो बेकार होगा कि नहीं मामला। हाँ है गारंटर है, हाँ होते हैं। हाँ
हम्म, कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होता। ये है कि वो बैंक बार बार कहेगी, उनके उनके नाम का नोटिस निकाल ले कि प्लीज कहिए ना उनसे, आप लेके आते आपने लोन दिलाया कि कहिए उनसे। अब वो भी कह देगा जब आप ही को लोन नहीं दे रहे तो हमारे कहने से देगा लोन, नहीं चुका रहा लोन, ये क्या करें? आप कानूनी प्रक्रिया कीजिए उसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने लोन थोड़ी ना लिया, वो तो मात्र जो है वहां गए थे कि बताया कि भाई ठीक है चलो ये लोन ले रहा है, तो भाई तब हमने उस व्यक्ति को इस तरह समझा था कि हाँ व्यक्ति अच्छा है चुका देगा। अब वो बदल गया तो हम कैसे उसको सुधारें? वो बदल गया तो उसमें उसका क्राइम थोड़ी ना है, जो गारंटर होते हैं। तो गारंटरों को ऐसे क्राइम नहीं है कि अगर दो दोस्तों को लेके चला गया एक दोस्त और कहा, दोस्त भी बहुत तारीफ करें कि नहीं बहुत नेक दिल इंसान है, चुका देगा, एक एक पाई पाई चुका देगा, आपका सूद समेत चुकाएगा, और अगले दिन बदल गया वो, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, गारंटर कोई नहीं फंसेगा। ठीक, तो पड़ोसियों से संबंध अच्छे होने चाहिए, मित्रों से तो और भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और रिश्तेदारों से होने चाहिए कि नहीं? रिश्तेदारों से भी होने चाहिए। ठीक, रिश्तेदारों से संबंध, हाँ बेटा सब देखा जाता है भाई। जैसी कोई एक उत्पादन संस्था है, उस उत्पादन संस्था का टाइप किससे चल रहा है, किससे ज्यादा उसका लेन देन होता है, ठीक है, तो उस कंपनी से पूछेंगे कि यार आपके लेन देन में कोई दिक्कत तो नहीं करते हैं लोग? तो कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लोग हैं, इनको आप लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वहीं देखेंगे कि इनका फ्रेंड सर्कल कौन सा है, तो एक ना एक से बात कर ही लेंगे। भाई परीक्षण हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, तो जो ऋणदाता है वो तो चेक करेगी ना, ये सारे पैमाने चेक करेगी। तो ये सोशल रेटिंग कुछ इन पैमानों पर चेक होती है, ठीक है। अब बात कर लेंगे अगर जिसकी विश्वसनीयता अच्छी हो या स्वीकार्य हो कि हाँ ये ठीक है, चलो इसको मान लिया जाए कि विश्वसनीयता स्वीकार्य स्तर पर हो, तो उसे बोलते हैं हम प्राइम सोशल पर्सन। अगर विश्वसनीयता क्या हो, स्वीकार्य स्तर पर हो, स्तर की हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइम सोशल पर्सन। प्राइम सोशल पर्सन कि हाँ इनकी जो है साख ठीक ठाक है, सामाजिक साख ठीक ठाक है। तो ये क्या है? अगर विश्वसनीयता कैसी हो, स्वीकार्य स्तर पर हो, कि हाँ मान लेते हैं कि इनके जो है आवास की स्थिति भी ठीक है, पड़ोसियों से इनके तालमेल अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, मित्रों से भी अच्छे हैं, रिश्तेदारों से अच्छे हैं, तो कहें कि हाँ ठीक है व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइम सोशल पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। और वहीं जिसकी विश्वसनीयता स्वीकार्य स्तर से नीचे की हो, ठीक है, स्वीकार्य स्तर से नीचे की हो, तो उसको बोलेंगे सब प्राइम पर्सन। ये क्या हो कि विश्वसनीयता यहां लिख दें, आप अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट बना के लिख सकते हैं, मैं इसको साफ नहीं करना चाह रहा हूं, यही लिख रहा हूं। इसमें क्या है? विश्वसनीयता स्वीकार्य स्तर से कैसी हो? नीचे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, सब प्राइम पर्सन, ठीक है, सब प्राइम पर्सन।
अब रेटिंग में इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम रेटिंग चेक कर रहे थे ना, अब रेटिंग में डिफाइन कैसे करेंगे, ये रेटिंग ही पढ़ रहे थे नहीं, ये रेटिंग ही तो चेक कर रहे थे। लैंडिंग रेटिंग, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में, दिख रहा है लैंडिंग रेटिंग। अब इसको साफ कर दें, साफ कर देंगे नहीं, नहीं तो इधर लिख दें, बताओ इधर लिख देते हैं, ठीक है। मैं इसको इसलिए साफ नहीं करना चाहता कि स्टेप दिखाने थे, ठीक है। चलो उधर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहले लिख लिया, लिखा कि नहीं, सारा लिख लिया। हाँ बेटा, मतलब ऋण लेने की जो उसको ग्रेड दी जाएगी, या लैंडिंग रेटिंग कर लो या क्रेडिट रेटिंग कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक। तो रेटिंग जो है लिख लिया। तो ऊंची शाख वालों के लिए क्या नाम दिए जाते हैं, क्या रेटिंग दी जाती है, और नीचे शाख वालों के लिए क्या नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो PLR जो रेटिंग है ये ऊंची शाख वालों को दी जाती है। बी प्राइम है, प्राइम लैंडिंग रेटिंग ऊंची शाख वालों को, और सब प्राइम लैंडिंग रेटिंग किसको दी जाती है, नीची शाख वालों को। सब प्राइम लैंडिंग रेटिंग नीची शाख वालों को। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना, भाई जिनकी विश्वसनीयता स्वीकार्य स्तर पर हो तो क्या होगा, वो प्राइम सोशल पर्सन कहलाएंगे, और जिनकी स्वीकार्यता नीचे स्तर पर हो, स्वीकार्यता स्तर से नीचे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सब प्राइम पर्सन, ठीक है। अब इसको जो है अगर हम रेटिंग में बताएंगे तो कैसे बताएंगे ऋणदाता संस्था को, कि सर जो ऊंची शाख वाले हैं, मतलब कुछ लोग तो क्या है PLR वाले हैं, और कुछ लोग क्या हैं सब PLR वाले हैं। तो जो PLR वाले हैं उनको तो हम दे सकते हैं, मगर जो सब PLR वाले हैं उनको ऋण नहीं दे सकते। ये क्लियर हुआ कि नहीं? प्राइम सोशल पर्सन जो है ऊंची शाख वाले हैं, भाई जिनकी स्वीकार्यता स्तर क्या हो, ऊंचा हो, विश्वसनीयता ऊंची हो, आवास की स्थिति अच्छी है, पड़ोसी संबंध अच्छे हैं, मित्रों से संबंध अच्छे हैं, रिश्तेदारों से संबंध अच्छे हैं, एवरीथिंग इज ओके, तो वो क्या होंगे, प्राइम सोशल पर्सन होंगे। और जिनकी आवास की स्थिति कुछ है ही नहीं, हाँ बंगला है, यहाँ लोग हाँ झोपड़े को क्या बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, ठीक है, बंगला है, पड़ोसी से संबंध बिल्कुल नहीं, 36 का आंकड़ा है, मित्रों से तो है ही नहीं, लंगोटिया दोस्त होते हैं, लंगोटिया दुश्मनी है इनकी, ठीक है, रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, शाख क्या होगी, मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है ही नहीं। तो वही कहते हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए, ठीक है। अपनी रेपुटेशन जो है, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती कि नहीं, आप पड़ोसी बेफिजूल लड़ते रहोगे तो जैसे उसका मौका आएगा वो कुछ नहीं करेगा तो आपकी बुराई अच्छे से कर देगा, और हो सकता है उससे आपको नुकसान हो जाए, हो कि नहीं। तो ये क्या है, ये अभी तक हम सोशल रेटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, सोशल रेटिंग की बात कर रहे हैं ना। अब दूसरा क्या था, कॉमर्शियल रेटिंग, कारोबारी शाख की बात कर रहे हैं। तो पहले इसको साफ कर दें, साफ कर दें बेटा इसको, साफ या सफा, अंतर समझते हो कि नहीं?
तो समझ में आया कि नहीं ये? ठीक है, तो अब देख लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, एक टेस्ट कर लें आप लोगों से, अगर समझ में आया तो ठीक है, फिर बताएंगे, पूछ लेते हैं। ठीक है, अब बताइए, जिसकी साख विश्वसनीय, यह ना देखो साफ हो गया, जिसकी साख विश्वसनीय स्वीकार्य स्तर से ऊपर की हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइम सोशल पर्सन। और जिसकी साख जो है स्वीकार्य स्तर से नीचे है उसको सब प्राइम पर्सन। ठीक है, अगर रेटिंग में इसको बोला जाए तो किस तरह से बोलेंगे कि जिनकी साख अच्छी हो उसको किस रेटिंग में रखेंगे? PLR में। और जिसकी साख नीची हो सब प्राइम लैंडिंग रेटिंग। ठीक है, क्लियर है कि नहीं इसमें? अब बात कर लेंगे कारोबारी साख की। तो कारोबारी साख का क्या क्या पैमाने होते हैं कि भाई जो एग्जामिनेशन करने आएगी संस्था, जो आपके करदाता है, लोन देगी तो एग्जामिनेशन करेगी कि नहीं? तब कमर्शियल की बात करें तो वो देखेगी कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब होता है वही लोन लेता है, ऐसा होता तो घोटाले सामने नहीं आते, समझे? तो गरीब लोग जो है उनको लोन तो मिलता ही नहीं है बेचारों को। उनकी प्रक्रिया क्या है? लोन लेने की प्रक्रिया कोई नहीं समझ पाते हैं। लोन अगर मिलता है कि भैंसिया पे अगर लोन लेते हैं 40,000 का, तो बंटवारा हो जाता है और हाथ में आते हैं गरीब व्यक्ति के 10,000 रुपया, और फिर वो 10,000 रुपये लेकर के सनी देओल के पास जाता है कि प्लीज आप अपना हिस्सा भी रख लीजिए। तो फिर क्या होगा? फैसला ऑन द स्पॉट होता है कि नहीं? तो बस वही सनी देओल आप लोगों में ढूंढा जा रहा है कि कोई UPSC क्लियर कर ले और ईमानदार IAS ऑफिसर बन जाए। ठीक है कि नहीं है? क्या? हाँ, तैयारी पूरी है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, कारोबारी साख में एक तो वित्तीय स्थिति देखी जाएगी और दूसरा पूंजीगत देखा जाता है कि हाँ पैसा होता भी है नहीं होता है इनके पास। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, कि ये निपट लिए इनके बाद कुछ है कि नहीं, बचेगा कि नहीं चलाने लायक उत्पादन क्षमता को। और दूसरा क्या है, इमेज देखी जाती है। ठीक है, इमेज, ब्रांड, छवि, ब्रांड, इमेज। ठीक है, तो विजय माल्या भले ही कितना बड़ा फ्रॉड कर लिया, मगर उसकी छवि कैसी थी? आप शराबी से पूछेंगे तो उनके लिए क्या थे? ईश्वर, समझे? किंगफिशर, दनादन, तो छवि ठीक थी। ठीक, तो कारोबारी साख की बात है तो वो इन पैमानों पर चेक होती है कि वित्तीय स्थिति कैसी है, पूंजीगत के मतलब पैसा रहता है कि नहीं, मानव संसाधन है कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज है कि नहीं, और सबसे जरूरी जो होता है वो छवि, ब्रांड कैसी है। ठीक है, इतना हो गया? ठीक है, अब देख लेंगे ये क्या था अभी तक, स्टेप फर्स्ट। ठीक, अभी स्टेप फर्स्ट है। आप उत्पादन संस्था ने क्या किया था? आवेदक के रूप में आवेदन किया था जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी थी, निवेश प्रस्ताव पत्र दिया था। अब उस पर विचार किया था वो ऋणदाता संस्था ने, और जो विचार किया, जो परीक्षण किए, विश्वसनीयता परीक्षण या साख परीक्षण, उस प्रक्रिया को पूरा समझ लिया। ठीक है, अब बात कर लेंगे स्टेप 2 क्या होता है। ठीक,
अच्छा, इसमें और पढ़ना है इसकी क्रेडिट रेटिंग के बारे में जान लो, कारोबारी जब पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ। नहीं, आप लोग थके तो नहीं, ये बताओ मुझे। नहीं ना, तो बस स्टेप 2 बाद में देखेंगे, पहले कारोबारी साथ की रेटिंग देख लें, ठीक है। तो इसी में जो है, ठीक, क्रेडिट रेटिंग जैसे सोशल रेटिंग में पढ़े थे कि नहीं, ऐसे भी देख लो। तो एक होती है आंतरिक इन हाउस क्रेडिट रेटिंग। इसका मतलब ये नहीं समझना कि घर के अंदर जो है क्रेडिट रेटिंग कैसी है उसके आधार पर, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ऋणदाता या बैंक द्वारा ऋण आवेदक की साख का परीक्षण आंतरिक साख परीक्षण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बैंक किसी आवेदक को ऋण दे रहा है या उसकी साख का परीक्षण कर रहा है तो वो आपको तो बताएगा नहीं भाई। आपको अगर बताएगा तो फिर क्या फायदा एग्जामिनेशन करने का। ऋणदाता या कोई बैंक अगर अपने आवेदक का साख परीक्षण करता है तो उसको आप किस में रखोगे, आंतरिक साख परीक्षण में, इन हाउस क्रेडिट रेटिंग। और दूसरा आता है बाह्य इसको साफ कर दें। बाह्य या स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग। इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग अब आंतरिक में क्या था कि वो ऋणदाता या बैंक, इसमें लिख लो, वो ऋणदाता या बैंक अपने आवेदक को या आवेदक की या आवेदक का साख परीक्षण करती है। इन हाउस क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है कि ऋणदाता या बैंक अपने आवेदक को, ऋण आवेदक को, ठीक है, जो कि लोन ले रहा है, अगर उसका साख परीक्षण करती है तो लिखा जाएगा आंतरिक साख परीक्षण में। पूरा लिख लो, मुंह को देख रहे हैं, ये बाह्य साख या स्वतंत्र साख परीक्षण। तो फिर बाह्य साख परीक्षण क्या होता है? बाह्य स्वतंत्र साख परीक्षण होता है कि किसी ऐसी संस्था द्वारा जो कि ना तो ऋणदाता और ना ही ऋण आवेदक के पक्ष में साख परीक्षण करती हो। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र परीक्षण करती हो, ना कि वो ऋणदाता और ना ही ऋण आवेदक का पक्ष लेती हो, ठीक है। किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा साख परीक्षण किए जाने को क्या बोलते हैं? बाह्य स्वतंत्र साख परीक्षण। कुछ ऐसी संस्था होती हैं
जो सर्टिफिकेट देती हैं कि हाँ इस ऋण आवेदक की साख अच्छी है, स्कोर अच्छा है, रेटिंग अच्छी है, और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उसको लोन मिल जाता है। ठीक है, नहीं नहीं बैंक नहीं करा, वो किसी के नहीं होती है, वो बैंक की भी नहीं होती है ना ही ऋण आवेदक की। नहीं, ऐसे में क्या है, फ्रॉड की संभावना बढ़ जाएगी कम होगी। नहीं समझ में आया? ऐसा समझने वाली बात क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है सर, बैंक परीक्षा नहीं करेंगी तो अन्य संस्थाओं में लोन ले रहे हैं। नहीं भाई, फर्जी संस्था नहीं होती हैं। ठीक, एक तो ये है कि जैसे अगर बैंक जो है अपने ऋण आवेदक का परीक्षण, साख परीक्षण कराती है तो उसको आंतरिक साख परीक्षण बोलते हैं। अब बैंक कहती है कि यार नहीं, इतना समय नहीं है कि हम जो है आपका साख परीक्षण कराएं, आप एक काम कीजिए, आप कहीं से जो है लिखा के ले आइए, लिखवा करके ले आइए। तो जो संस्था लिख करके देगी वो तो एक परीक्षण है ना। ये मान लिया जाता है कि उसने परीक्षण किया होगा, कि वो उसके घर पे गए होंगे, आवास की स्थिति देखी होगी, पड़ोसी संबंध देखे होंगे, मित्रों से संबंध देखे होंगे, रिश्तेदारों से संबंध देखे होंगे, और उसके बाद सर्टिफिकेट दिया। ऐसे थोड़ी दे दिया सर्टिफिकेट उसने कि आप लिखा के ले आइए और जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसी को हम मान लेंगे। तो वो संस्था जो है ना तो बैंक से कोई ताल्लुकात रखती है, ना कोई बैंक का पक्ष लेगी और ना ही जो ऋण आवेदक है उसका पक्ष लेगी। उसको क्या चाहिए, उसको पैसा दीजिए तो सारे परीक्षण कर देंगे और परीक्षण कर देगी। तो इसलिए क्या बोला जाता है उसको, बाह्य या स्वतंत्र साख परीक्षण। अब क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ तो बताओ फिर से। भाई जो बैंक खुद पर साख परीक्षण करता है किसी ऋण आवेदक का तो उसको आंतरिक साख परीक्षण बोलते हैं, और किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा साख परीक्षण किया जाता है तो उसको बाह्य या स्वतंत्र साख परीक्षण कहते हैं। जैसे तहसील होती है कि नहीं, एफिडेविट बनवाते हो कि नहीं, नोटरी लिखाते हो कि नहीं, है? तो यही तो है, और क्या है। मोहर लगवा के ले आए, नोटरी से लिखवा के ले आए, ठीक है, और वही सर्टिफिकेट लगा दिया, वही सर्टिफिकेट लगा दिया। जैसे आप लोन लोगे तो उसमें एक फॉर्म भरा जाएगा, बैंक बोलेगी कि आप जो है तहसील से लिखवा के लेके आइए, एफिडेविट लेके आइए। तो वही क्या है, एक साख परीक्षण है। ये मान लिया जाता है कि इस बाह्य संस्था ने आपकी साख का परीक्षण किया होगा, आपके आवास की स्थिति देखी होगी। भाई चूंकि वो संस्था है उसका काम ही है साख परीक्षण करना, फिर उस अपने ही मोहर लगा के देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो फर्जी तो किए नहीं होंगे। तो सिर्फ बैंक भी मान लेता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरीके से साख परीक्षण करा सकता है, एक तो आंतरिक और दूसरा बाह्य। ठीक है, तो पहले इसके बारे में लिख लेंगे थोड़ा सा, माना आप जो है फ्यूज होने लगोगे। फ्यूज उसको बंद कीजिए। एक एक लाइन लिख लेंगे, ठीक है, टू द पॉइंट लिखेंगे। पहला बिंदु लिखिए, जिसकी विश्वसनीयता स्वीकार्य स्तर तक की हो, जिसकी विश्वसनीयता स्वीकार्य स्तर तक की हो उसे प्राइम सोशल पर्सन कहते हैं, उसे प्राइम सोशल पर्सन कहते हैं। तथा जिसकी विश्वसनीयता
विश्वसनीयता स्वीकार्य स्तर से नीचे हो, स्वीकार्य स्तर से नीचे की हो, उसे सब प्राइम पर्सन कहते हैं, उसे सब प्राइम पर्सन कहते हैं। सॉरी। अब लिखेंगे ऊंची साख वालों के लिए ऊंची साख वालों के लिए प्राइम लेंडिंग रेट की श्रेणी में रखा जाता है। वही नीची साख वालों के लिए वही नीचे साख वालों के लिए सब प्राइम लेंडिंग रेट दिया गया है। अब बात कर लेंगे आंतरिक साख परीक्षण। आंतरिक साख परीक्षण इस पे लिख लीजिए। ऋणदाता या बैंक द्वारा ऋणदाता या बैंक द्वारा ऋण आवेदक का साख परीक्षण आंतरिक साख परीक्षण कहलाता है। आंतरिक साख परीक्षण कहलाता है। इन हाउस क्रेडिट रेटिंग। अब बात कर लेंगे दूसरा क्या था, बाह्य या स्वतंत्र साख परीक्षण। इसमें लिख लीजिए एक स्वतंत्र संस्था द्वारा ब्रैकेट में लिखेंगे जो न तो ऋणदाता के पक्ष से जुड़ा हो, जो न तो ऋणदाता के पक्ष से जुड़ा हो और न ही ऋण आवेदक के पक्ष से जुड़ा हो, और न ही ऋण आवेदक के पक्ष से जुड़ा हो। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो स्वतंत्र संस्था के बारे में आप समझ ले कि मतलब एक स्वतंत्र संस्था द्वारा, ब्रैकेट में लिख लिया था, किसी ऋण आवेदक का साख परीक्षण स्वतंत्र साख परीक्षण कहलाता है। स्वतंत्र साख परीक्षण कहलाता है। अब स्वतंत्र संस्था का खुलासा कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं
कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो साख परीक्षण का कारोबार करती है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो साख परीक्षण का कारोबार करती हैं। अर्थात आवेदकों से शुल्क लेकर साख प्रमाण पत्र जारी करती है। साख प्रमाण पत्र जारी करती है और इन साख पत्रों के आधार पर बैंक ऋण का अनुमोदन कर देता है। बैंक ऋण का अनुमोदन कर देता है, अप्रूवल कर देता है। तब अगला स्टेप कौन सा होगा? अनुमोदन का। साख परीक्षण हो गया, वह ऋण आवेदक ने आवेदन किया, उसके साख परीक्षण हो गए और सभी साख परीक्षण पे वो एकदम खरा उतरा, PLR की उसको रेटिंग दी गई, तो ऐसे में क्या होगा? उसके ऋण का अनुमोदन हो जाएगा। तो अब बात कर लेंगे सेकेंड स्टेप की। ऐसा आप कर दे बेटा। अब बात करेंगे हम स्टेप सेकंड। अनुमोदन, अप्रूवल। स्टेप सेकंड में क्या होगा? अप्रूवल। साख परीक्षण हो गया, तो उसी के आधार पर बैंक ने क्या किया? ऋण का अनुमोदन कर लिया कि हाँ चलो आपको जो है ऋण दे देंगे। फिर क्या होगा? आवंटन भी होगा उसका, ठीक है, ऋण बटेगा भी तो उसको मिलेगा भी ना। स्टेप थर्ड क्या होगा? या बिना ऋण बटे आपको मिल जाएगा? आवंटन, सैंक्शन। सैंक्शन होगा। अब क्या हुआ? स्वीकृति हो गई। अब क्या है? अब मैनेजर ने ओके कह दिया, ठीक है। अब आपके पास भी तो पैसा आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा? वितरण। स्टेप 4 में क्या होगा? वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन। आवंटन मतलब ओके हो गया कि हाँ ठीक है। अभी तक क्या है कि साख परीक्षण हुआ था, उस साख परीक्षण के आधार पर अनुमोदन हुआ था कि हाँ इनको लोन देने के लिए ऑथराइज कर दिया। अब उसमें क्या है कि जैसे आप डायरेक्ट मैनेजर से तो नहीं मिलते हो कि मैनेजर साहब लोन दीजिए, कोई एम्प्लॉय होंगे। अब उन्होंने कहा ठीक है, आप सारे कंडीशन पे खरे उतरे, अब हम मैनेजर साहब के सामने आपके लिए सैंक्शन करा देते हैं, लोन सैंक्शन करा देंगे।
तो जो वहां का हेड होगा, वित्तीय संस्था का हेड होगा या ऋणदाता होगा, वो सैंक्शन करेगा कि ठीक है इनके लिए ऋण दे दीजिए। कि आपने जो है साख परीक्षण भी करा लिया स्टेप फर्स्ट में, और आपने सारी जांचें कर ली, परीक्षण कर लिए और ओके कर दिया, फिर उसके बाद में ऑथोराइज सिग्नेचर चाहिए कि नहीं, तो वही सैंक्शन करेंगे। और फिर जब साइन हो गए, सब कुछ ओके हो गया, फिर कहेंगे जाइए इनको ऋण डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वितरण कर दीजिए। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है। अभी तो ये सिर्फ नाम बता दिए हैं, इनको डिटेल में कल पढ़ेंगे कि अप्रूवल क्या होता है, आवंटन क्या होता है, वितरण क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि उत्पादन संस्था आवेदन कब कर रही थी और अप्रूवल कब हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, नकद ऋण खाता क्या है तथा किसी उत्पादन संस्था पर इस खाते द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। इस खाते द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये लिखिए, क्या प्रभाव पड़ सकता है। स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा लिखिए। कुछ लोग मुंह फैला गए कि हाँ दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, कोई ऋणदाता या बैंक ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया या ऋण अनुमोदन की कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं। ऋण अनुमोदन की कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं। उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है ना, आसान है, कर लेंगे कि नहीं।